तो दोस्तों, LLB 6 सेमेस्टर जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज के लिए जो सीरीज चल रही है महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या वाली, उसके बचे हुए भाग को देखेंगे। आप देखेंगे वह नंबर प्रातिनिधिक दायित्व क्या होता है। प्रातिनिधिक दायित्व विकेरियस लिएबिलिटी, साधारणतया कोई भी व्यक्ति अपने ही कार्यों के लिए दायी होता है, किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी दायी ठहराया जाता है। ऐसे दायित्व को प्रातिनिधिक दायित्व कहते हैं। जैसे स्वामी और सेवक के पारस्परिक दायित्व, जिसके अनुसार स्वामी अपने सेवक द्वारा सेवा के अनुक्रम में किए गए अपकृत्य के लिए दायी होता है। नंबर टा पूर्ण दायित्व। पूर्ण दायित्व मीन्स होता है एब्सोल्यूट लिएबिलिटी। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 सनों पर भी थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। फर्स्ट ACC 395 के बाद में प्रतिपादित किया है कि यदि कोई उपक्रम या कंपनी संकटपूर्ण या स्वभाव से खतरनाक कारखाने चलाती है तो उसका समाज के प्रति पूर्ण दायित्व होता है कि उससे उत्पन्न खतरे से सुरक्षा के समुचित उपाय करे। ये सिद्धांत कठोर दायित्व के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसके विपरीत कोई अपवाद नहीं है। एब्सोल्यूट लिएबिलिटी मीन्स पूर्ण दायित्व। आगे देखेंगे, महत्वपूर्ण टर्म है ये शपथ पत्र एफिडेविट। न्यायालय किसी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा, ध्यान से सुनिएगा इसको, न्यायालय किसी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा सिद्ध किया जाए। वीडियो पूरा सुनेंगे तभी इसका फायदा मिलेगा और बैक लगने से बचेगा, निश्चित बचेगा। हमारे सारे वीडियो सुन लेंगे तो निश्चित बचेगा। बाकी मीनिंग तो कुछ क्षणों में याद नहीं कराए जा सकते, ना ग्रामर का बड़ा सेक्शन आपको तुरंत दिया जा सकता है, लेकिन वो भी अपलोड करूंगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी शपथ पत्र की अवस्था में धारा 139 के अंतर्गत नंबर 1 कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट, या नंबर B नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त नोटरी, या नंबर C ऐसा कोई पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे या विशेष रूप से सशक्त किया है। नियुक्त किया गया कोई पदाधिकारी अभिसाक्षी यानी जो डिपोनेंट होता है को शपथ ग्रहण एडमिनिस्टर ओथ कर सकेगा। आगे देखेंगे, जहां न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकारों में से किसी की सद्भावना से यह वांछा है कि प्रतिपक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए साक्षी को प्रस्तुत किया जाए और ऐसा साक्षी प्रस्तुत किया जा सकता है, वहां शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य देने का आदेश नहीं दिया जाएगा। आदेश 19 नियम 1 साक्ष्य किसी के आवेदन पत्र पर शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकेगा, किंतु न्यायालय दोनों पक्षकारों में से किसी के आग्रह पर अभिसाक्ष्यदाता यानी डिपोनेंट को आदेश दे सकेगा। इस मीनिंग को भी बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अभिसाक्ष्यदाता मीन्स डिपोनेंट को आदेश दे सकेगा कि वह प्रतिपक्षा के लिए उपसंजात हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय में उपसंजात होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसको उपसंजात से छूट प्राप्त है। आदेश 19 नियम 2 किसी आवेदन पर बिना न्यायालय के आदेश के शपथ पत्र पर साक्ष्य दिया जा सकता है, तथापि दूसरे पक्षकार के ऐसा चाहने पर न्यायालय प्रति परीक्षा के लिए अभिसाक्षी के हाजिर होने का आदेश दे सकता है।
देखेंगे ध्यान से, बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम उसके कर्मकार और अन्य, AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 330 के मामले में कहा गया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में पेश किए गए दस्तावेज और उनमें उल्लिखित बातों के बाबत विरोधी पक्षकार यदि आपत्ति करता है तो आदेश 19 द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे तो 3 बार तो सुनना पड़ेगा लेकिन कंफर्म निश्चित हो जाएगा। बादकालीन आवेदनों के अतिरिक्त शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक सीमित रहेंगे जो कि अविसाक्ष्यदाता द्वारा किसी ज्ञान से ही सिद्ध करने योग्य है। बादकालीन आवेदनों के शपथ पत्रों में उसके विश्वासगत कथन भी ग्राह्य होंगे, जबकि उनके लिए आधारों को भी कथित कर दिया गया है। आदेश 19 नियम 3 भाग 1। व्यादेश को देखेंगे, व्यादेश की मीनिंग भी बड़ी ध्यान से देखेंगे। इंजंक्शन, व्यादेश एक न्यायिक आदेशिका है जिसके द्वारा पक्षकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वह कृत्य विशेष को अथवा करने से विरत रहे। व्यादेश 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी व्यादेश यानी टेम्परेरी और स्थायी आदेश परमानेंट व्यादेश। व्यादेश मीन्स इंजंक्शन। अस्थायी अथवा अंतरिम व्यादेश संहिता के आदेश 39 नियम 1-2 द्वारा विनियमित की जाती है। अस्थायी व्यादेश किसी पक्षकार को कोई विनिर्दिष्ट कृत्य करने से अस्थायी रूप से रोकता है और इसे बाद के निस्तारण अथवा न्यायालय के अग्रिम आदेश तक ही मंजूर किया जा सकता है। इस बाद के विचारण के दौरान किसी भी अवस्था में मंजूर किया जा सकता है। अस्थायी व्यादेश को विनिर्दिष्ट अनुतोष नियम की धारा 37 भाग ए में परिभाषित किया गया है। स्थायी व्यादेश देखिएगा, जो स्थायी व्यादेश है, एक सेकंड रुकेंगे। स्थायी व्यादेश यानी परमानेंट इंजंक्शन को शाश्वत यानी पेरिपेचुअल व्यादेश भी कहा जाता है। स्थायी व्यादेश किसी पक्षकार को सदैव के लिए किसी विनिर्दिष्ट कृत्य को करने में रोकता है। इसी से ही एमसीक्यूज बनेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से, और इसे केवल बाद के पक्षकारों को सुनने के पश्चात विचारण की समाप्ति पर गुणावगुण पर मंजूर किया जाता है। स्थायी अथवा शाश्वत व्यादेश को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 37 भाग 2 में परिभाषित किया गया है। इसे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 से 42 तक शासित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अतिरिक्त कथन, एडिशनल प्लिया। प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात कोई भी अभिकथन जो कि मुजरा के प्रतिदाव के विरुद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो, न्यायालय की इजाजत से ही हो और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय ठीक समझे उपस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किंतु न्यायालय पक्षकारों में से किसी भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और उसे उपस्थित करने के लिए कोई समय नियत कर सकेगा जो 30 दिनों से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे नंबर डी, परमादेश रिट, रिट ऑफ मैंडामस। परमादेश एक प्रकार की आज्ञा यानी आदेश है, कमांड है, जो कि निम्न न्यायालय, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल, परिषद यानी बोर्ड, निगम या प्रशासकीय अधिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक ऐसे विशिष्ट कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाता है जो कि विधि द्वारा उन पर निश्चित किया गया हो या कर्तव्य उस व्यक्ति द्वारा धारण किए जा रहे पद से जुड़ा होता है। देखेंगे प्रोफेसर एस.टी. मार्कोस के अनुसार परमादेश लेख न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा कर्तव्य करने के लिए बाध्य करने वाली आज्ञा या आदेश है जो करना उसका विधिक कर्तव्य है। भारत में ये लेख एक न्यायिक उपचार है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के रूप में किसी संवैधानिक, कानूनी या
अकानून यानी नॉट लीगल अभिकरण को कोई भी निर्दिष्ट कार्य करने या न करने से या करने से विरत रहने के लिए जिसके हेतु बाद विधि के अधीन बाध्य है जारी किया जाता है। जो लोक कर्तव्य कानूनी कर्तव्य की प्रकृति का है। नेक्स्ट देखेंगे विबंध। इस मीनिंग को बड़ा ध्यान से देखिएगा, याद भी कर लीजिएगा। विबंध मीन्स एस्टोपेल। विबंध एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को एक बार कहकर पुनः उस बात को अकारण खंडित करने का अधिकार नहीं देता है। विबंध का नियम साम्या, सद्विवेक और सद्विचारों के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य बेईमानी, छल कपट आदि कार्यों से पीड़ित पक्षकार के हितों की रक्षा करना है। उदाहरण देखिएगा, एक व्यक्ति ने रेलवे में कुछ माल देते हुए उसका मूल्य 100 रुपया बताया। माल खो जाने पर उसे यह कहने नहीं दिया गया कि उसका माल अधिक कीमत का था। देखिएगा पिकार्ड बनाम सीयर्स 1937 के बाद में विबंध के सिद्धांत को एक विशिष्ट रूप दिया गया। न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपने शब्दों या आचरण द्वारा जानबूझकर ये विश्वास कराता है कि एक वस्तु स्थिति सही है और उसे उस विश्वास पर कार्य करने या अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करने के लिए फुसला लेता है, तो बाद में प्रथम व्यक्ति को ये नहीं कहने दिया जाएगा कि उस समय कोई अन्य वस्तु स्थिति अस्तित्व में थी। देखिएगा इसको, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में विबंधन के सिद्धांत को अपनाया गया है। धारा 115 देखिएगा, निम्नलिखित है, जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्यालोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास से कराया या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसा विश्वास से कराया या कर लेने दिया कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया, तब तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी बात या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज आपको बड़ी आसानी से मिल सके। अगर संभव हो, अच्छा लगे तो वीडियो एक लाइक तो बनता ही है। इतरोक्ति यानी ओबिटर डिक्टा पूर्व निर्णय का साधारण रूप प्रासंगिक कथन या इतरोक्ति होती है। विधि की ऐसी अधिघोषणाएं जो निर्णयाधार का अंश नहीं है इतरोक्ति कहलाती हैं तथा बंधनकारी प्रभाव नहीं रखती हैं। न्यायालय जब अपने तर्क के प्रवाह में किसी ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसे वे अपने किसी विनिश्चय विशेष का आधार नहीं मानते, तो उनके द्वारा किए गए ऐसे प्रतिपादन को इतरोक्ति यानी ओबिटर डिक्टा कहते हैं। इतरोक्ति अर्थात इतरोक्ति या प्रासंगिक कथन का तात्पर्य है उन बातों से है जो आनुषंगिक रूप में कही जाती हैं। इसका प्रभाव केवल प्रत्ययकारी होता है तथा वे अनुनयात्मक यानी पर्सुएसिव होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक न्यायाधीश जब एक मुकदमे को किसी सारभूत तथ्य पर तय कर रहा है तो उससे मिलते जुलते या किसी समान अन्य प्रश्न पर प्रसंगवश वो अपने विचार व्यक्त करता है, तो उस विषय पर व्यक्त किए गए विचारों को प्रासंगिक कथन या इतरोक्ति यानी ओबिटर डिक्टा कहते हैं। पूर्व न्याय देखिएगा, रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा मीन्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेस और जुडिकेटा। रेस का अर्थ है वस्तु या बाद वस्तु तथा जुडिकेटा का अर्थ है पूर्व निर्णीत या प्रांग न्याय या रेस जुडिकेटा का तात्पर्य पूर्व निर्णीत विषय वस्तु से है। इसका मतलब पूर्व निर्णीत विषय वस्तु। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में निरूपित प्रांग न्याय का सिद्धांत निम्न है। क्या है देखिएगा, कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे वाद अथवा
वाद बिंदु का विचारण नहीं करेगा जिसमें वाद पत्र में वह विषय उन्हीं पक्षकारों के मध्य अथवा उन पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन वे अथवा उनमें से कोई उसी हक के अंतर्गत मुकदमेबाजी करने का दावा करता है। एक ऐसे न्यायालय में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद अथवा ऐसे वाद जिसमें ऐसा वाद बिंदु उठाया गया है के विचारण में सक्षम है, किसी पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षता एवं सारवान रूप से रहा है और सुना जा चुका है तथा अंतिम रूप से ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुका है। इस प्रकार न्यायिक निर्णयों की अंतिमता प्रदान करने की आवश्यकता पर आधारित ये सिद्धांत ये उपबंध करता है कि जो मामला एक बार पहले निर्णीत हो चुका है उसका दोबारा निर्णय नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत के अभाव में न्यायिक अराजकता फैलने की संभावना प्रबल हो सकती है। राष्ट्रपति की व्याख्या देखिएगा। प्रेसिडेंट, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसका अध्यक्ष या राष्ट्रपति वंशानुगत रूप से किसी का उत्तराधिकारी होने के कारण कोई व्यक्ति नहीं बनता है। यद्यपि बड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को, यद्यपि हमने इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अनुसरण किया है परंतु हमारे देश का राष्ट्रपति इंग्लैंड की भांति वंशानुगत रूप से उत्तराधिकार के रूप में अपना पद प्राप्त नहीं करता। इंग्लैंड, नेपाल, जापान आदि राष्ट्रों में राष्ट्राध्यक्ष का पद उत्तराधिकार में प्राप्त होता है परंतु अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका आदि राष्ट्रों में राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति चुनाव के उपरांत अपना पद प्राप्त करता है। भारत ने संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई है। इसमें राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है तथा वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यद्यपि अनुच्छेद 53 में, जो अनुच्छेद हमारा 53 है, 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है परंतु अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह से ही करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए निम्न अर्हताएं आवश्यक हैं। नंबर 1, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसे 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। नंबर 3, उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखनी चाहिए अर्थात उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अनुच्छेद 58 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखिएगा, जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण। वैसे तो पति पत्नी दोनों का ही एक पवित्र कर्तव्य होता है कि वो एक दूसरे को सहचर्य प्रदान करें परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब पति पत्नी एक साथ रहना संभव नहीं रह जाता। अधिनियम की धारा 10, ध्यान दीजिएगा इस पर, धारा 10 पर, न्यायिक पृथक्करण की धारा 10 ऐसी परिस्थितियों में न्यायिक पृथक्करण का उपबंध करती है। धारा 10 यद्यपि उन आधारों को नहीं बताती जिनके आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त की जा सकती है परंतु धारा 10 भाग 1 धारा 13 में वर्णित विवाह विच्छेदन के आधारों को ही न्यायिक पृथक्करण के आधार बताती है क्योंकि विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद के आधार पर एक ही हो गए हैं। निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर पति पत्नी कोई भी न्यायिक पृथक्करण की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा वीडियो को, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं और संभव हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज आपको आसानी से मिल सके। जारता या व्यभिचारता का आचरण, जब किसी पक्षकार ने पति अथवा पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से लैंगिक संभोग किया हो। नंबर 2, क्रूरता, जब याची के प्रति दूसरे पक्ष ने क्रूरता का व्यवहार किया हो। नंबर 3, अभित्याग, जब दूसरे पक्ष ने याचिका प्रस्तुत किए जाने से ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष तक लगातार अभित्याग किया हो।
नेक्स्ट नंबर है धर्म परिवर्तन, जब दूसरा पक्षकार धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू ना रह गया हो। नंबर 5 विकृत चित्तता, जब दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा हो अथवा निरंतर या बार बार इस सीमा तक विकृत चित्त रहा हो कि आवेदक प्रत्यार्थी के साथ युक्त रूप से नहीं रह सकता। नेक्स्ट है कोढ़ लेप्रोसी, जब याचिका प्रस्तुत किए जाने के 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। नेक्स्ट है संचारी रक्तजन्य रोग यानी कम्युनिकेबल वेनरल डिजीज, जब दूसरा पक्षकार इस प्रकार से रक्तजन्य रोग से पीड़ित रहा हो जो संपर्क से दूसरों को भी हो सकता है, यानी कंटेजियस डिजीज उसको नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये भी एक कारण बन सकता है संक्रामक बीमारी। नेक्स्ट सन्यासी होना, जब दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार सन्यास ग्रहण कर लिया हो। नंबर 9 7 वर्ष से लापता होना। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री तब भी प्राप्त की जा सकती है जब विवाह का दूसरा पक्षकार 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि से उन लोगों द्वारा जीवित न सुना गया हो जिन लोगों द्वारा यदि वो जीवित होता तो सुना जाता। ये न्यायिक पृथक्करण के कारण है। न्यायिक पृथक्करण के परिणाम देखिएगा। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिणाम होते हैं। नंबर 1 सहवास के दायित्व से मुक्ति, यद्यपि न्यायिक पृथक्करण के दौरान वैवाहिक संबंध समाप्त नहीं होते परंतु याची पति उत्तरदाता के साथ सहवास के दायित्व से मुक्त हो जाता है, परंतु पक्षकार यदि चाहे तो पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। नंबर 2 पुनर्विवाह करने पर प्रतिबंध, न्यायिक पृथक्करण के दौरान विवाह का कोई पक्षकार पुनर्विवाह नहीं कर सकता और न ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ जार कर्म कर सकता है। नंबर 3 मूल विवाह अस्तित्वहीन नहीं होता। नंबर 4 1 वर्ष तक सहवास न होने पर विवाह विच्छेद, ये मूल कारण और परिणाम है संबंध विच्छेद के। नेक्स्ट नंबर देखिएगा सिविल डेथ क्या होती है। सिविल मृत्यु कोई भी व्यक्ति जिसने पूर्णतया अंतिम रूप से संसार त्याग दिया है अथवा यति अथवा सन्यासी हो चुका है, वो अवयस्क या प्राकृतिक संरक्षक होने का अधिकारी नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति सन्यासी अथवा यति कह देने मात्र से सन्यासी या यति नहीं हो जाता। संसार का त्याग यथार्थ रूप से पूर्णतया अंतिम होना चाहिए। सन्यास ग्रहण करने को सांसारिक परित्याग या सिविल डेथ कहा जाता है। वो व्यक्ति जो सन्यासी अथवा यति होने की इच्छा करता है उसे अपना मृत्यु संस्कार तथा श्राद्ध विधिवत करना चाहिए तथा अपनी सभी संपत्ति को अपने पुत्रों ब्राह्मणों में विभाजित कर देना चाहिए। उसके पश्चात होम आदि की क्रिया करके जल में खड़ा होकर उस उद्देश्य का मंत्र 3 बार पढ़ना चाहिए कि उसने संसार की समस्त वस्तुएं पुत्र तथा संपत्ति आदि को त्याग दिया है। ये किस बाद में कहा गया देखिएगा बड़े गौर से। शीला बनाम जीवनलाल AIR 1998 AP 275। नेक्स्ट देखिएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन उपयोगी बहुत है। प्रजातांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता के हित में है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा स्थापित तथा जनता के लिए सरकार है। भारत की सरकार का गठन जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर 5 वर्ष के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। गणराज्य का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका प्रमुख वंश उत्तराधिकार द्वारा नहीं आता। इसका चुनाव जनता के प्रतिनिधि करते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन तथा जापान जो देश है लोकतांत्रिक देश है परंतु गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां शासनाध्यक्ष सम्राट या साम्राज्ञी उत्तराधिकार द्वारा अपने पद ग्रहण करता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।
वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, 1-2 बार सुनेंगे कन्फर्म हो जाएगा। साथ ही LLB 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।